हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। दोस्तों, कॉमर्स में आज का आपका टॉपिक रहेगा यूनिट 4, जो कि बिजनेस फाइनेंस के ऊपर हम बात करेंगे। अब बिजनेस फाइनेंस में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, एक एक करके समझते हैं। पहला आपका आता है बिजनेस बेसिक, जो है सोर्स क्या है। दूसरा आपका होता है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। तीसरा आपका कैपिटल बजटिंग क्या है। चौथा आपका डिविडेंड क्या है। पांचवा आपका वर्किंग कैपिटल क्या है। ये बेसिक आपके टर्म है जो बिजनेस फाइनेंस पे हम बात करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसमें इंटरनेशनल बिजनेस स्टॉक मार्केट, जिसमें आप पढ़ेंगे एसडीआर क्या है, एडीआर क्या है, जीडीआर क्या है, आईडीआर क्या है। ये सभी टर्म को आपको समझना है। अब देखते हैं जो आपका यूनिट 4, इसमें हमें क्या पढ़ना है, बिजनेस फाइनेंस। व्यवसायिक वित्तीय। अब इसमें वित्तीय जो फाइनेंस होता है, आप क्या क्या पढ़ेंगे। पहला आपका जो टॉपिक हमने बात किया, सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस या सोर्सेस बोलते हैं या सोर्स ऑफ फाइनेंस। दूसरा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। तीसरा आपका कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल। ठीक। नेक्स्ट उसके बाद आपका डिविडेंड। ये बेसिक आपका टर्म है जो आप पढ़ते हैं बिजनेस फाइनेंस में। फिर उसके बाद कुछ इंटरनेशनल करके हैं, इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, एसडीआर क्या है, एडीआर क्या है, जीडीआर क्या है, आईडीआर क्या है। ये बेसिक आपके टर्म हो। जो एसडीआर आपका आईएमएफ के द्वारा बनाया हुआ एक बेसिक स्पेशल ड्राइंग राइट बोलते हैं। ये इतना चीजें आपको पढ़ना होता बिजनेस फाइनेंस में जो टर्म है। पहले समझते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस मीन्स कहां से आप पैसा प्राप्त करेंगे, कहां से पैसा आप लाते हैं। या तो आप कोई पुश्तैनी जमीन टुकड़ा होगा उसको बेच के लाएंगे, या आप किसी से बारोइंग या उधार पैसा लाएंगे। ये होता आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करता। पैसा कहां कहां से आप प्राप्त करेंगे। जैसे आपने कभी बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, आपका एक चैप्टर आता है कैश फ्लो। ये जो कैश फ्लो बात करता है 3 टर्म पे, ठीक इसी प्रकार से भी आप इस चीज को जोड़ के बताते हैं। पहला होता है आपका फाइनेंस ऑपरेटिंग बोलते हैं, कि फाइनेंस एक्टिविटी। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और तीसरा होता ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसमें क्या आपको बताना चाह रहे थे दोस्तों, ये जो सोर्स होता है ना, यहां से पहले आप कहीं से पैसा लाओगे, क्या करोगे, या तो आपके पास कोई इक्विटी हो, या आपके पास बारोइंग होगा। बारोइंग मतलब उधार, या डेब्ट जो भी बोलते हो। यहां से इनके माध्यम से आप पैसा क्या करते हो, प्राप्त करते हो। जब आपके पास पैसा आता है तो आप इसको कहीं ना कहीं क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। विनियोग करोगे। भाई आप रोड बनाओगे, ब्रिज बनाओगे, हाईवे बनाओगे, कॉलेज बनाओगे,
इंफ्रास्ट्रक्चर पे सारा काम आप करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, कोई वस्तु खरीदोगे, कोई वस्तु बेचोगे, या भी चलेगा, कभी सेल्स होगा, कभी परचेज होगा, इस प्रकार की सारी चीजें चलता रहता है। और कभी इसमें आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ये सभी प्रोसेस क्या है आपके, इससे जुड़ा होता है। तो आप, मैं ये चीज क्यों बताना चाह रहा हूं, सोर्स ऑफ फाइनेंस इससे क्या जुड़ा है। जब आपके पास पैसा आ जाता है इन्हीं सभी चीजों के माध्यम से, इक्विटी से, बारोइंग से, डेब्ट से। इक्विटी मतलब जो आपके पहले से आपके घर में कुछ पैसा रखा हो, वही समझो, समता उसको बोलते हैं। तब आप उसको इन्वेस्टमेंट करोगे। जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्हीं को आप क्या करते हो, इनकी हर एक बारीकी चीज का अध्ययन करते हो, कॉस्ट निकालते हो, लागत निकालते हो। तो ये जो चैप्टर शुरू होगा अगला आपका कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपके पास कितनी पूंजी है और ये जो पैसा है किस व्यू में आपका काम कर रहा है। अब जो आप काम करने मतलब ये क्या समझेंगे भाई, इसके 3 अप्रोच हैं। एक होता है एनआई अप्रोच, एक होता है एनओआई अप्रोच, एक होता है टीओआई अप्रोच। कौन कौन सा, एनआई अप्रोच, दूसरा एनओआई अप्रोच, और उसके बाद टीओआई अप्रोच। अब ये क्या है, एनआई अप्रोच मतलब इसको बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच, इसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसको बोलते हैं ट्रेड ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये बेसिक चीजें आपको समझना है और जो कि ये डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। ये कहता है भाई जो भी आपके पास पैसा, जो पूंजी है, ऐसे समझो आपके पास पैसा है गया, तो आप उसमें एक फार्मूला लगाएंगे, मेथड्स लगाएंगे कि भाई व्यापार करना है, पैसा भी अच्छा है, सरकार के पास टैक्स भी चला जाए, अब व्यापार एक रनिंग व्यू में चलता रहे। तो पूछेंगे कौन सा अप्रोच बेहतर होगा, एनआई अप्रोच लगाएं, एनओआई अप्रोच लगाएं, टीओआई अप्रोच लगाएं। अप्रोच मतलब आपका नजरिया, आपकी सोच, आपकी विचार, आपकी काम करने का तरीका, इसकी बात करता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है उसकी ढांचा बताएगा कैसे। एनआई अप्रोच कहता है अगर आप बाहर से जितना लोन लेना चाहो तो ले लो, लेकिन ये कहता भाई बारीकी चीज को देखो। अगर आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म करना है तो उधार लेके व्यापार करो, अपने जेब से पैसे कम लगाओ। बोले ऐसा क्यों, बोले देखिए बात ये होती है, अगर आप लॉन्ग टर्म व्यापार करोगे, बैंक से मान लीजिए 1000 करोड़ रुपया आपने उधार ले लिया, आज करोड़ों की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब बिजनेस की बात है तो करोड़ों में ही होता है, 10 रुपये 20 रुपये थोड़ी होगा। तब ये क्या करता है, कहता अगर लॉन्ग टर्म आपको व्यापार करना है तो आप बारोइंग ज्यादा लो, इक्विटी कम कर दो। बोला ऐसा क्यों, बोले बात ये है भाई आपको अगर 50 साल या 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक व्यापार चलाना है, खूब मार्केट से पैसा उठाओ, शेयर बेच दो या बैंक से पैसे उधार ले लो, अपना खूब पैसा ला करके इन्वेस्टमेंट करो। और इन्वेस्टमेंट करोगे तो जैसे जैसे आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, उसी में से जो रिकवर करते हुए बैंक का अपना ब्याज दे दो, प्रिंसिपल वैल्यू भी दे दो। तो इससे क्या होगा, अपने जेब से पैसा कम लगाना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यापार करना है तो आपके क्या करो, अपने जेब से लगाओ, उधारी मतलब क्यों, शॉर्ट टर्म पता चला आपने व्यापार नहीं चला पाए, उधारी आप लेकर के बैठे, 4 लोग आके आपका द्वार बैठ जाए, भाई पैसा लाओ पैसा लाओ, तो आपने दिक्कत होगी। तो कहा गया अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हो तो अपने जेब से लगाओ, लॉन्ग टर्म करना है तो बैंक से उधार लो। यही अप्रोच इसकी बात करता है कैसे आपकी स्ट्रक्चर पूंजी की ढांचा को मेंटेन किया जाए। तो उसमें आप पढ़ेंगे इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डेब्ट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए, ये बारीकी चीज के इसमें आप क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पहले आपको समझाते हैं एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच, इसके बाद टीओआई अप्रोच। तो ये जो कैश फ्लो की बात होता है, यही सारी चीज जुड़ा होता है एक दूसरे से दोस्तों, पैसे के आना, पैसे के जाना, पैसे का इन्वेस्टमेंट होना, और जो हमने बात किया तीसरा ऑपरेटिंग, यही आप सारी चीज का ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं। जितना व्यापार में आपका डायरेक्ट खर्चा होता है, ट्रेड से जुड़ा होता है, ये सब आप चीजें ऑपरेट करते हैं। ढुलाई का कितना खर्चा आया, पंखा टूट गया या बिजली काम नहीं किया उसका पैसा कितना आया, कोई लेट आया, आज पता चला कोई ऑफिस काम करना था, लेबर को लाना, लेबर नहीं आया, फिर दूसरे लेबर को आप लाएंगे चौक से, वो महंगा लेबर मिला। तो आप इन सब चीजों क्या करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको ऑपरेट करते हो, उनको खर्चे को मेंटेन करते हो। ये जो चीजें होती जुड़ी होती हैं, ये सारी चीजें आपका इसी में कैपिटल स्ट्रक्चर की भी बात
करता है। आपको लगेगा काफी चीजें मैं जोड़ के बातें किया, क्योंकि दोस्तों जब भी आप पढ़ाई करो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को कोरिलेट करके पढ़ो तो चीजें और आसान होता है। तो अब बात हम करते हैं, मान लीजिए आपके पास पैसा आ गया, अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे इसमें आप देखेंगे भैया हमें व्यापार लॉन्ग टर्म में चलाना है या शॉर्ट टर्म करना है। तो जो आपका नेट इनकम अप्रोच क्या कहता है, नेट इनकम अप्रोच ये क्या कहता है दोस्तों, एक डायग्राम ऐसे बनाओ। एक होता आपका इक्विटी, एक होता आपका डेब्ट, ऐसे होता है। इसमें बेसिक चीज इतना समझो। अब मान लीजिए आपका इक्विटी है, ठीक है, ये आपका डेब्ट है, ऋण की बात करता है। अब ये कहता है ए वाई, इसको एक्स अक्ष ऐसे रखो। एनआई अप्रोच कहता है भैया अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यापार करना है, बहुत 20 साल 30 साल 50 साल, डेब्ट बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, खूब पैसे लो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप मार्केट से पैसा उठाओ व्यापार करो। लेकिन दूसरा यहीं पर एनओआई अप्रोच कहता है नेट, इसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये कहता है अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यापार करना है तो डेब्ट कम करो, बस यही पॉइंट को समझना है। तो ये जो पोर्शन होगा आपका, इसकी बात करेगा, ये जो पोर्शन होगा आपका एनओआई अप्रोच की बात करेगा। लॉन्ग टर्म करना है खूब ज्यादा मार्केट से पैसा उठाओ, शॉर्ट टर्म करना है तो पैसे कम उठाओ। ये चीजें बताता है, आपको एक आइडिया देता है। क्यों? क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म आप करेंगे तो कम से कम उस अपने व्यापार में से रिकवर करके आप ब्याज है प्रिंसिपल वैल्यू आप चुका देंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप करेंगे तो उधारी लेके पैसा आएंगे तो पता चला आपका व्यापार रनिंग नहीं हो पाया, आपके घर द्वार सब बिक जाएगा, आप दिवालिया हो जाएंगे। और दिवालिया हो जाएंगे तो सरकार के शरण में जाएंगे, सरकार बोलेगा ठीक है संभालते हैं। तो ये चीजें आपके साथ दिक्कतें होना शुरू हो जाती है। इसीलिए एनआई अप्रोच एनओआई अप्रोच हम लगाते हैं। कभी कभार बोलते हैं भाई दोनों को मेंटेन कर लो, एक साथ चला दो, तो बोलेगा ठीक है भाई, जब दोनों को जोड़ दोगे तो आपका बन जाता है टीओआई अप्रोच, ट्रेड ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। जब दोनों को, ठीक है लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म भी, एक मिनट दोस्तों, टीओआई अप्रोच क्या कहता है, ये दोनों को जोड़ दो, नेट इनकम अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तो ये आपका बन जाता है टीओआई था ट्रेड ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। बस इतना चीज है। अब इसी में लोग क्या अध्ययन करे हुआ, आप बैठ के डेप्ट कितना निकालोगे, इक्विटी कितना होना चाहिए, या अब इक्विटी मतलब या डेप्ट ज्यादा हो या कम हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहीं पर आप निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लागत निकालोगे भाई, कितना आपको ब्याज देना पड़ेगा, कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको कितना आपको टैक्स देना पड़ रहा है, जो आपकी पूंजी में से कितना पैसा निकालना पड़ रहा है, डिविडेंड देना पड़ रहा है, प्रेफरेंस शेयर भी देना पड़ा है, इक्विटी शेयर का भी देना पड़ रहा है, ये आपकी कॉस्ट की बात करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल बजटिंग। सिर्फ मेन पॉइंट आपको बता रहे दोस्तों, कैपिटल बजटिंग क्या कहता है। कैपिटल बजटिंग मतलब है जैसे आप बजट बनाते हो। सपोज करिए कभी काल आप देखते होंगे जो घोड़ों का रेस लगता है, दौड़ होती है, तो लोग घोड़े पे पैसा नहीं कि काला घोड़ा है कि इस पे पीले वाले लगा दे, व्हाइट वाले लगा दे, नहीं, वो देखते कौन सा इस पे जो बैठा जोगी है, जो घोड़े को रफ्तार करने वाला दौड़ाने वाला है, उस पे पैसा नहीं लगाते हैं। क्यों? कहते भाई हम बजट बनाएंगे तो ये देखेंगे कौन सा व्यापार हमारे लिए प्रॉफिट देगा। अगर आपको कोई ट्रेड करना है, मान लीजिए मैं कोई कोचिंग चलाऊं या संस्था चलाऊं या किसी टीचर को मैं अपने पास रखूं, तो मैं ये देखूंगा कि भाई मैं टीचर को नहीं देखूंगा इसकी सूरत कैसी है, इसकी शक्ल ना, डजंट मैटर, मैं ये देखूं नॉलेज कितना बेहतर है और इसके पढ़ाने से कितने लोग का बेनिफिट हो सकता है। यही चीज होता है आपका बजट की बात करता है। अगर आपके घर में कोई बिल्डिंग है, प्लांट है या मशीन है, जो भी चीज है, अगर उसकी लाइफ जो होता है, लाइफ टाइम होता है, अगर 30 साल 40 साल आउटपुट अच्छा देगा तो उसको आप ज्यादा मेंटेन रखोगे। अब जब पता चला कम आउटपुट देगा तो आप उसको कम मेंटेन करोगे। यही चीज क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग यही सब चीजों का अध्ययन करवाती है। बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, जितने आपका फिक्स्ड एसेट्स है, इनकी बात करता है।
अब बिल्डिंग जर्जर हो रही है, टूटने वाली है, आप उसको थोड़ी एक उसको मेंटेन करोगे, छोड़ोगे, तोड़ो, हटाओ, नया बिल्डिंग खड़ा करते हैं। और वही बिल्डिंग अगर ठीक ठाक अच्छी है तो आप कहेंगे थोड़ा इसको भैया पुताई करो, इसको पीओपी करवा दो, पुट्टी लगवा दो और लाइटिंग वाइटिंग अच्छा कर दो, रेंट पे उठा दो। तो आप उसको क्या करते हैं, एक बजट बनाते हैं। अगर आपके घर में मान लीजिए, आजकल देखिए लोग कहते हैं चाम की कीमत नहीं होती, दाम की कीमत होती, काम की कीमत होती है। तो काम की कीमत होनी चाहिए, ना कि किसी के सूरत से। ये सारी चीजें इसीलिए बोला जाता है कैपिटल बजटिंग हमेशा एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेके बात करता है, कौन सा आउटपुट कितना हमें आने वाले फ्यूचर में देगा, अर्थात फ्यूचर में कौन सा हमें कितना आउटपुट देगा, कितना प्रॉफिट देगा, तो उस पर हम बजट बनाएंगे। बिल्डिंग अच्छी है तो मेंटेन रखो, गाड़ी अच्छी चलती है तो मेंटेन करो। गाड़ी पता चला बार बार इसकी इंजन खराब होती है, कभी पंचर हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, बोले घटाओ उसका गाड़ी भाव बेच कर हटाओ उसको। या पता चला दूसरी चीज, आपकी जमीन का कोई टुकड़ा है, अब बार बार उससे फसल अच्छे नहीं हो रहा, तो आप कहेंगे काम करो, उसकी मिट्टी निकालो, उसमें नई मिट्टी डालो, उसमें गोबर डाल दो, देसी खाद डाल दो, उसको सड़ा दो। तब क्या करते हैं आप, उसको सुधार करते, बजट बनाते, कितना पैसा खर्च आता है। तो देखिए मैंने गांव का भी रूप दिया, शहर का भी रूप दिया, दोनों के दिया। तो इसी पे आप क्या होता है, कैपिटल बजटिंग बनाते हो, बजट बनाते हो, कौन सा हमें कितना प्रॉफिट देगा। अगला है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग मतलब होता है भाई आपके पास, वर्किंग मतलब जो पैसा है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपने कभी अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में पूरा वहां पर एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये जो आप देखते होंगे यहाँ पर दो अकाउंट बनता है, ऐसे, एक करंट एसेट्स और एक करंट लायबिलिटी। अगर इंक्रीज होगा प्लस, डिक्रीज होगा माइनस, इंक्रीज होगा तो माइनस, डिक्रीज होगा तो प्लस। आप सोचेंगे ये क्या बात है। अब जो ये पढ़ते होंगे करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, आपके पास करंट एसेट्स मान लीजिए जो आपका लिक्विड एसेट्स है, बैंक है, गोल्ड है, डेटर है, ये सब आपके क्या है, करंट एसेट्स है। और करंट लायबिलिटी जो आपकी देनदारियां हैं, जिनको देना है। जब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं तो आप क्या हुई, वर्किंग कैपिटल निकल के आता है, वर्किंग कैपिटल। अब जब वर्किंग कैपिटल आप पढ़ते हैं दोस्तों, WC कर देते हैं, वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब क्या कहता है, अगर पिछले साल, पहले करंट एसेट्स को समझो। वर्किंग कैपिटल जब आप पढ़ोगे तो पूरा फंड फ्लो स्टेटमेंट का ही बात करता है। इसमें वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो आपका वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स मान लीजिए पिछले साल आपने बिजनेस किया, आपके पास 50 करोड़ रुपए मतलब अर्निंग हुआ पिछले साल 2024। 25 में आपको पता चला आप 40 मतलब 1000 करोड़ कमाई हुआ, 50 से आपका 40 हुआ, 10,000 क्या, 10 का कितना हुआ, माइनस, बढ़ रहा घट रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज होगा, 10 आपका डिक्रीज हुआ। व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा घटेगा, तो वर्किंग कैपिटल घट जाएगा। अगर यहीं पर बोलता है पिछले साल 80 करोड़ का फायदा हुआ, इस साल 90 करोड़ का आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 80 और 90 का। तो आप कहेंगे भैया 80 और 90 का अगर देखा जाए तो 10 हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो वर्किंग कैपिटल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा पूंजी होगा तो और मार्केट में आपका व्यापार फैलेगा, लोग रोजगार मिलेगा, तो वर्किंग कैपिटल अच्छा होगा। अब इसी चीज का होता है करंट लायबिलिटी। पिछले साल आपको किसी को उधारी थे, आपको देना था, मान लीजिए 20 करोड़ आपको उधारी देना था, और इस साल आपको देना है कितना, मान लीजिए 10 करोड़। तो बताइए पिछले साल आपको 20 करोड़ देना था और इस साल आपको 10 करोड़ देना है, तो आपका 10 करोड़ कम हुआ बढ़ा है, कम हुआ। तो जब आपको उधारी जितना कम रहेगा तो आप व्यापार बेहतर करेंगे कि और खराब करेंगे, बेहतर करेंगे। इससे आपका 10 क्या हुआ, प्लस होगा, इंक्रीज हुआ, प्लस होगा। क्यों, क्योंकि आपका पिछले साल किसी 20 रुपया मतलब 20 देना था, आपकी 10 देना है, तो हमारा 10 क्या हुआ, वो सरप्लस में आया कि नहीं आया। पिछले साल ज्यादा उधारी था, इस साल कम हुआ, तो जो आपके साल कम हुआ तो इसका मतलब हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है। तो 10 किससे अगर देखा जाए तो ये वर्किंग कैपिटल को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। अब ये उल्टा कर दो, पिछले साल आपको 10 करोड़ देना था और इस साल आपको 30 करोड़ देना है, तो आपका व्यापार में कितना प्रभाव पड़ गया,
20 ज्यादा देना पड़ेगा। तो जब 20 ज्यादा देंगे व्यापार डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, तो 20 से आपका व्यापार डिक्रीज होगा, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। यही सारी चीज का आपको अध्ययन करना पड़ता है वर्किंग कैपिटल पे, जिसमें आप पढ़ेंगे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये बेसिक चीजें आपको, गियरिंग रेशियो। आप जब रेशियो एनालिसिस पढ़ाएंगे चैप्टर, उसको एक एक करके आपको समझाएंगे। तो ये बेसिक जो टर्म होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। अगला बात करते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? लाभ के ऊपर लाभ आना। आप जैसे कोई व्यापार करते हो, आप व्यापार शुरू करते हो, ट्रेड करते हो, कोई भी चीज आप फर्म चलाते हो, जैसे मान लीजिए आपकी लागत मान लीजिए 100 करोड़ है, आपने 100 करोड़ की लागत लगा दिया। आज करोड़ों में बात होगा दोस्तों, करोड़। अब मान लीजिए 100 करोड़ आपने लागत लगाया, बेचा इसको 120 करोड़ में कोई चीज, तो 20 करोड़ आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका जो लाभ है। लेकिन अब इसमें इस लाभ में कितने लोग का और अंश छुपा है? आपके कंपनी में बहुत से आप शेयर बेचते होंगे, तो बहुत से आप प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, तो उनका भी अंश बनता है, उनका हिस्सा बनता है, उसे बोलते हैं डिविडेंड। और यही डिविडेंड जो आपका प्रॉफिट होता है, या तो आप इसको लोगों में बांट दो, या आप अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीजें होता है डिविडेंड कैसे निकालते हैं। बस ये बेसिक टर्म हो गया। अगला बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। आपने इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस में जैसे आप पढ़े होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, बीएससी क्या है, एनएफसी क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ते होंगे। ठीक वैसे इंटरनेशनल भी चीज स्टॉक मार्केट भी होता है, स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा, पहले ये जो आपका एडीआर जीडीआर से जुड़ा, इसकी बात करते हैं। अब मान लीजिए भारत सरकार किसी विदेशी कंपनी से कहता है कि मुझे कुछ पैसा चाहिए, बॉरोइंग चाहिए, तो आप जब विदेशी से पैसा लेगा इंडिया सरकार, तो वहां से पैसा माइनस होगा, भारत वाले में अकाउंट में ऐड होगा। तो जब भारत में ऐड होगा तो उसको बोलेंगे इंडियन डिपोजिटरी रिसीप्ट। और यहीं पर अगर पता चला भारत से अमेरिका का लेता है, तो इसको बोलेंगे अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीप्ट। और यही पता चला दोनों मिलकर के, यहाँ जापान भी आ गया, चाइना आ गया, तो पूरा ग्लोब एक साथ अपना आपस में स्टॉक मार्केट का व्यापार जो है चलाते हैं, इसको बोलेंगे ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीप्ट। बस यही चीज है और कुछ है नहीं। इसमें अकाउंट का प्लस होता है, माइनस होगा, जिससे निकलेगा माइनस, जिसमें जुड़ेगा वो प्लस, बस इतना याद रखना। अब बात करते हैं इसमें एसडीआर क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ये स्पेशल ड्राइंग राइट का एक प्रकार का, विशेष प्रकार का एक ऐसी करेंसी बना दिया गया, ये जैसे कहते हैं ऋणपत्र की तरह, सिक्योरिटी पेपर की तरह है, जैसे आजकल बिटकॉइन चला था, ठीक उसी प्रकार से। लेकिन इसमें 5 कंट्री को जोड़ा गया, एसडीआर के लिए उनको राइट दिया गया है, जिसमें आपका जापान है, चाइना है, प्लस आपका ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। ऐसे 5 कंट्री इसमें इंक्लूड है। अब जो 5 कंट्री इंक्लूड है, अब सबकी अपनी अपनी करेंसी होती है। एक बॉक्स टाइप ऐसे रख दो, जैसे कहते नहीं, एक बॉल है, बॉल बनाते हैं दोस्तों। चलिए मान लीजिए एक कटोरा है, मान लीजिए एक कटोरा है ऐसे। चलो आर्ट में कुछ आज सीख गया थोड़ा बहुत। मान लीजिए कटोरा है, ऐसे समझो। अब इस कटोरे में मान लीजिए इसी में डॉलर है, रुपया है, एन है, जो भी पाउंड है, यूरो है, सब अलग अलग देश की करेंसी इसमें इंक्लूड है। अब इसी में आप ध्यान से देखिए, ये जो, लेकिन बेसिकली सिर्फ 5 कंट्री का नाम रखा गया, रुपया नहीं रहेगा, आप समझ जाइए। नहीं कहेंगे रुपया डाल दिए, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, एन हो गया, केन हो गया, दिनार, ऐसे। और बस ऐसे एक करेंसी और कोई डाल देते हैं, चलिए ऐसे लिख देते हो। 5 मान लीजिए देश की करेंसी इसमें इंक्लूड किया गया। 5 करेंसी कौन कौन? आपका यूएसए, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ब्रिटेन, ऐसे सभी इतने देश की मतलब देश जो है करेंसी को लाके इसमें डाल दिया गया। कोई यूरो है, कोई पाउंड है, पी से कर देते, चलो पाउंड, आप समझ जाए। अब मान इसमें
5 देश की करेंसी आ गया। बोला गया भैया एक स्पेशल जो ड्राइंग राइट बनाया गया उनको उन्हीं को राइट दिया जाएगा जिनके देश की जीडीपी अच्छी हो, जिस देश की एजुकेशन बेहतर हो, जिसकी बाउंड्री को लेकर के काफी सुरक्षा महसूस करता हो, एजुकेशन बेहतर होगा, जीडीपी अच्छा होगा, एक्सपोर्ट बजाय इंपोर्ट बजाय एक्सपोर्ट अच्छा चलता होगा, तो उन्हीं को राइट मिलती है, प्लस उनकी देश की करेंसी मजबूत होगी तो उनको एसडीआर एक स्पेशल ड्राइंग राइट मिलता है। अब ये स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए आपको भैया चाहिए रुपया या चाहिए डॉलर या चाहिए एन, ये क्या करता है यहाँ से आपको स्पेशल आपको पैसा मिल जाएगा, यहाँ से पैसा आपको दे देगा पेपर के रूप में, आप इतना ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। आपको ट्रेड करना ट्रेड करो, कॉलेज बनाना कॉलेज बनाओ, हॉस्पिटल बनाना हॉस्पिटल बनाओ, तो ये क्या करेगा आपको एक प्रकार से एक्सचेंज करके दे देता है। अब आप क्या करोगे, फिर आईएमएफ के पास लेके जाओगे, बोले भैया मेरे पास इतना रुपया ले लो, तो उसके बदले आपको डॉलर दे दिया और एन दे दिया, पाउंड दे दिया, यूरो दे दिया, तो ये चीजें चलता रहता है। इसी को बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। ये आईएमएफ के द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो बनाया गया है ये सारा प्रोसेस काम करता है। तो बस आज ये छोटा सा वीडियो था, कोई ज़्यादा डीपली चीज़ें तो नहीं, लेकिन ठीक है बेसिक जो टर्म था मैंने बात किया। काफ़ी आवाज़ें बड़ी डिस्टर्ब कर रही, फिर दोबारा वीडियो बनाएंगे इसी टॉपिक पे अच्छे से। आज जो भी बन पाया मुझे लगता है मैं अच्छा नहीं कर पाया, बट इतना बेसिक सीख लेना आप लोग। अब दूसरा वीडियो फिर बनाएंगे इसी पे, फिर तीसरा अगला लेके आएंगे, आपका टॉपिक रहेगा बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। हाँ, जाते जाते एक चीज आप बताते हैं आपको, आजकल बहुत से यूट्यूब पे हो या कहीं से वीडियो आती रहती है, आप देखते होंगे कि यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज हो रहा या पैटर्न चेंज हो रहा है। इस पर आपको एक चीज आप बता देते हैं, बार बार कोई सिलेबस नहीं चेंज करता, एक बार हो गया तो हो गया, 10 साल 5 साल बाद ही कोई चेंज करता है। ये कुछ लोगों का बस दिन भर क्या करें, खाली बैठ रहे हैं, उनको टारगेट दिया जाता है व्यूज लाओ। देखिए क्या होता है, पहले पेपर फैक्ट बेस पे होता था, फिर हुआ कंसेप्चुअल बेस हुआ, फिर उसके बाद आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट आया। मैचिंग कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद आपका असर्शन और रीजन है, असर्शन और रीजन है, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सोचिए पैटर्न चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज नहीं हो रहा। अब फैक्ट मतलब क्या होता था, तथ्य के रूप में। जैसे कोई पूछा बताइए कोठारी कमीशन कब आया, आपको दे देगा 1854, 1855 या 1954, 1935 या 1947, 1948। ये जो आपको फैक्ट बेस पे पूछ लेता था, जिसमें तथ्य होते थे, तथ्यों के आधार पे चीजें पूछा जाता। भाई बताइए कौन सी घटना कब घटी, आपको बता दो, बस इतना। दूसरा बोला गया कंसेप्चुअल, पैटर्न चेंज हो गया। कंसेप्चुअल क्या कर दिया गया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोठारी कमीशन के आने से भारत में एजुकेशन में कितना परिवर्तन आया, या राधा कृष्णन कमेटी आने से भारत के एजुकेशन में कितना चेंज आया। ये पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट आपका पूछना चाहता है। तो ये पहले आपका 2017 से ये सब चीजें चलता रहा, फिर 2017 या 19 तक आपका ये चला, 2017 तक ये चला, फिर 2019 तक आते आते ये हुआ, फिर उसके बाद 2019 से लेकर के ये पूरा चेंज हो गया आज तक। अब ये चल रहा है, अब ये क्या चल रहा है जो आपको, अब इसमें क्या कर दिया गया, देखिए कॉन्सेप्ट मैचिंग, जो मैचिंग हो गया, मैचिंग अगर देखा जाए तो फैक्ट ही आपका मैचिंग है। भाई यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई चीज लिख दिया कि यहाँ पर लिख दिया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाब। अब उसको मान लीजिए लद्दाख ऐसे लिया, काराकोरम 1 पे दिया, इसको 2 पे दे दिया, इसको 3 पे दे दिया, इसको 4 पे दिया। अब पूछ लेगा इसकी मैचिंग बताओ, तो आप कहेंगे इसका मैचिंग हो रहा है, इसका मैचिंग हो रहा है, इसका मैचिंग हो रहा है। अब इसको आपको क्या कर देंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग रूप में पूछ सकता है, बढ़ते क्रम घटते क्रम, या पूछ सकता है आपका, अब इसी को क्रोनोलॉजिकल बना देगा, दे देगा। आप इसी चीज को अनबैलेंस कर देंगे, यहाँ पर सब बैलेंस में है,
यहाँ दे देगा इसको नंबर 2 पे कर देगा, इसको 3 पे कर देगा, इसको 4 पे कर देगा। आपको पूछेगा सबसे पहले कौन सी चीजें आएगी, तो आप कहेंगे काराकोरम 5 पे आएगा। फिर उसके बाद आप मैच करके उसको नंबर 1 मिलाओगे, ए का, बी का, सी का, डी का, इस तरीके से आप देखते होंगे। तो उसमें ए में दिया रहेगा 5 आया, फिर 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया। फिर अगले में बी में बना देगा 4, फिर 5, फिर 3, फिर 2। अगले में बना देगा आपका 5, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। अगले में कर देगा 4, 3, 2, 5। ये आपका ऑप्शनल बना देगा। ये जो लाया पहले क्या फैक्ट, फैक्ट को फिर क्या कर दिया मैचिंग, मैचिंग करने के बाद फिर बना दिया क्रोनोलॉजिकल। आप देख रहे हैं दोस्तों, फैक्ट भी है, मैचिंग भी है, अर्थात फैक्ट के साथ मैचिंग, मैचिंग के साथ क्रोनोलॉजिकल, ये जोड़ दिया। ये टर्म बना करके आपको बना दिया क्रोनोलॉजिकल, अर्थात इसने क्या कर दिया, क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज किया है, ना कि सिलेबस को चेंज किया है। सिलेबस सब वही रहता है, और सिलेबस आप जितना बारीकी पढ़ेंगे, जितना डीपली चीज पढ़ेंगे, जैसे अभी मैंने कोई टर्म आपको बोल दिया कि कैपिटल बजटिंग क्या है, आपको लगे कैपिटल बजटिंग, आप पहले पूंजी, सब पूंजी है कि आपका बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, बस यही तो है आपकी पूंजी है। आप उस पर बजट बनाओ, किस पे पैसा ज्यादा खर्च करना है, किस पे पैसा कम खर्च करना है। यही चीज आपको क्या कर दिया है, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पहले 1 2 3 क्रमगत आया, फिर इसी को बोल दिया पहले 5 नंबर दिया गया, इसको 4 नंबर दिया, फिर ऐसे आपको मैचिंग बना दिया, अर्थात क्रोनोलॉजिकल तरीके से चीजें पूछा। तो आपका आंसर बनेगा ये, हाँ सबसे पहले 5 पे आया, फिर 4 पे आया, 3 पे 2, तो आपका आंसर ही बनेगा। अब क्वेश्चन को और ज्यादा घुमाने लग गया, अर्थात उसके पैटर्न को चेंज कर दिया, ये होता है आपका क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, अब आता है आपका कॉन्सेप्ट और असर्शन और रीजन। कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी चीज का बेसिक बारीकी चीज को जानना। अब जैसे आप कॉमर्स पढ़ते हो, एक टर्म आता है आपका, जैसे पूछ लिया कि बताइए मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका आ गया, वहां पर लिख दिया व्हाट इज द बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन दे दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई अब बताइए इसका मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, आप अब पूछेगा मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, बस इतना पूछ लिया। अब ये मतलब बेसिक चीज आपका जानना चाहता है, तो आप बोलो उसमें दे देगा, एक तरफ देगा इनकम, एक्सपेंडिचर, डीचर, ठीक है। दूसरा दे देगा, आप मान लीजिए ए बना दिया, ऐसे दे दिया। बी में कर देगा एक्सपेंडिचर, ऐसे दोनों बराबर कर दे, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। तीसरे में देगा सी। अब आपको कंफ्यूज करेगा, कभी बराबर, कभी माइनस करेगा, कभी ग्रेटर देन, कभी लेस देन, ऐसे करके दे दिया। अभी पूछता है भाई क्या कहना चाह रहा है, तो मैचिंग का मतलब होता है, आपको बेसिक चीज यही है, मैचिंग मतलब बराबर होना, सिंपल सी बात हो, कॉमन सेंस चेक करना चाह रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका एक्सपेंडिचर, फिर यहाँ इनकम आपका लिख दिया, या यहाँ पर आपका इनकम लिख दिया, यहाँ पर एक्सपेंडिचर, तो ऐसे आपको दे देगा ग्रेटर देन, लेस वन, या माइनस, या आपका इक्वल। तो आप समझो क्या होगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, जब आपका इनकम, जैसे आपने 100 रुपया कमाया और 100 रुपया आप अपना खर्चा दिखा रहे हैं, तो तभी तो दोनों मैचिंग होगा ना, कि भाई हाँ तभी तो बैलेंस शीट मिलेगा, आपका ट्रायल बैलेंस मिलेगा कि ठीक है जितना इनका इनकम था उतना खर्चा दिखाएं, तो दोनों बराबर अगर होगा तभी तो कहेंगे हम मैच कर रहे हैं। तो जब बराबर होगा तो कहेंगे हाँ बात सही है। क्या माइनस होता है? नहीं। क्या वो ज्यादा और कम होता है? नहीं। तो हमेशा मैचिंग का मतलब बराबर होना। तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट को समझना, और जब आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पैटर्न पूछ रहा है। दूसरा ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, अगला बात करते हैं आपका असर्शन और रीजन। असर्शन और रीजन क्या पूछता है, जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन पूछ लिया, बेसिकली ऐसे सिंपल में आपको समझाते हैं, एक असर्शन दिया और रीजन दिया।
असर्शन में कोई बात किया, रीजन उसकी बात को बताता है। कथन और कारण, इसको हिंदी में बोलते हैं कथन एवं कारण। अब ये क्या है देखिए, असर्शन ये कहता है, जैसे बेसिक चीज, अगर आपका इनकम बढ़ता है, इनकम इंक्रीज होता है, मान लीजिए समझ लो आपकी आय अगर आपकी बढ़ती है, इंक्रीज, आपकी इनकम बढ़ती है, तो हेंस, हेंस मतलब देन, तब जब आपकी इनकम बढ़ती है देन तब, हेंस एज इंडिया, ऐसे समझ जाइए, इंडिया जीडीपी इंक्रीज, जीडीपी इंक्रीज एज ए कंट्री अकॉर्डिंग, कंट्री अकॉर्डिंग, मतलब ये कह रहा है अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्या देश की जीडीपी बढ़ेगी या कंट्रीब्यूट होगा? तो बात तो सही है, बात तो सही भाई। अब यह पूरा कॉन्सेप्ट भी है और पूछता है, असर्शन दिया, कथन दिया कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो देश की जीडीपी बढ़ेगी। भाई क्यों नहीं, मेरी इनकम अच्छी बढ़ेगी तो मैं परचेज करूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, घर खरीदूंगा, कंट्रीब्यूट करूंगा देश के लिए, टैक्स दूंगा, तो देश की जीडीपी तो बढ़ेगी ही। बात तो सही है। दूसरा कहता है रीजन, अब इसमें बोल देगा जी हाँ, अब इसमें रीजन बताएगा, अब उसकी कारण बताएगा। क्या क्या कारण बताएगा? कारण यही कहेगा कि देश की अगर जीडीपी बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंक्रीजिंग, ऐसे दे दिया, इंक्रीजिंग, बस इतना दे दिया। तो उसमें दे देगा ए और आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या करता है। तो आपका ए और आर, कथन कारण जो है उसकी व्याख्या कर रहा है नहीं कर, बात तो सही है। अरे भाई जब आपकी इनकम बढ़ी, देश की जीडीपी बढ़ा, और देश की जीडीपी बढ़ेगा तो सरकार उसमें वेलफेयर के लिए रोड बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, हॉस्पिटल बनाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, तो और लोगों को क्या होगा, फायदा होगा कि नहीं होगा? तो बोला गया बात ये भी सही है और ये इसकी व्याख्या करती है। तो इससे क्या हुआ, एक दूसरे से कोरिलेट है, उसमें आपको बारीकी चीज को अध्ययन करना है। तो जब इस तरीके से चीजें पूछेगा उसे बोलते हैं असर्शन और रीजन। तो आजकल अगर देखा जाए आपका असर्शन और रीजन और एक फैक्ट को बना दिया आपका क्रोनोलॉजिकल, और तीन चीज आपका देखिए, फैक्ट, मैचिंग, क्रोनोलॉजिकल, ये तीनों के एक साथ कर दिया, और कॉन्सेप्ट और असर्शन और रीजन एक कर दिया। बस इतना चीज पैटर्न किया है। अब इसी में से ये जो पूरा बात किया ऐसे पूछता क्वेश्चन, आने वाला और भी चीजें पूछ लेगा कि इनमें से कितने कथन सही हैं, या इनमें से, या फिर दे देगा कौन सा कथन सही है और कितने सही है, हाउ मेनी करेक्ट, या इन विच द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसे पूछ लेगा। हाउ मेनी करेक्ट, कितने सही हैं, फिर पूछेगा इन विच द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आगे पूछ सकता, बट बेसिकली इतना ही पैटर्न अभी चेंज हुआ है और कुछ नहीं। अगर आपको फैक्ट याद है तो डरने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो डरने का बात नहीं है, और ये दो चीज अगर आपका याद है तो आप चाहे मैचिंग पूछे, असर्शन रीजन पूछे, क्रोनोलॉजिकल पूछे, कोई डरने की बात नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी सिलेबस बार बार कौन चेंज करेगा? सिलेबस क्या, आपने बीकॉम पढ़ा है, आपने एमकॉम किया है, आपने जो आप पूरा इसका सिलेबस पढ़ ही रहे वही सारी चीजें हैं। आपका रहता पेपर 1 में कुछ टॉपिक बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें क्या चेंज करेंगे भाई, रिसर्च एप्टीट्यूड क्यों चेंज करेंगे? हाँ उसमें हो सकता है कोई नया टर्म लाके जोड़ सकते हैं। अब जैसे कि टर्म क्या चेंज कर दिया, जैसे टीचिंग से क्वेश्चन पूछा जाता था, अभी कि मैंने किसी को ऐसे देखा तो उन्होंने भी अच्छा समझाया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात पढ़ाई बता रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे। लेकिन एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, कहना चाहूँगा दोस्तों, पैटर्न चेंज हो रहा है ना कि सिलेबस चेंज हो रहा है। पैटर्न, अब जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हो, टीचर जब पढ़ाता है एक ही तरीके से पढ़ाता है, लेकिन कभी कभार टीचर अपना तरीका चेंज करता पढ़ाने का। कुछ टीचर होते हैं पहले क्या करते हैं, बच्चों से सवाल पूछते हैं,
उसके अकॉर्डिंग तब चीज़ें पढ़ाना शुरू करते हैं। कुछ टीचर होते हैं अपना पढ़ के आए, पढ़ा दिए, बच्चों को पता है कि नहीं है। अब कहते हैं नहीं, पहले बच्चों को एक प्रकार से उनका इवेल्युएट करो, इवेल्युएशन करो, मूल्यांकन करो, प्री इवेल्युएशन, ड्यूरिंग इवेल्युएशन, आफ्टर इवेल्युएशन। बच्चे कितना याद है, कितना नहीं पता है, पहले उनका इवेल्युएट करो, मूल्यांकन करो। मूल्यांकन करने के बाद उसी हिसाब से चीज़ें आप पढ़ाना शुरू करो, क्योंकि हर एक बच्चे का आईक्यू, सोचने समझने का अलग अलग लेवल होता है। अब भाई कोई बच्चा पढ़ा लिखा घर में परिवार ने जन्म लिया और उसके घर में सुबह शाम एक पढ़ाई का माहौल होगा, तो उसके लिए तो 60-70% तो ऑलरेडी मिल गया, 30% मेहनत करने की जरूरत है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में पढ़ाई का बिल्कुल माहौल नहीं है, उनको जीरो से चीज़ें सीखना है, उनको 100% देना पड़ता है। तो टीचर क्या करता है, अपना पढ़ाने का पैटर्न चेंज करता है कि सभी बच्चों के एक बार टेस्ट ले, कौन से बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, कौन कम लाता है, उसी हिसाब से बच्चों पे क्या करेगा, वो फोकस करेगा कि बच्चे को अब इसको भी समय देना है, या इस बच्चे को थोड़ा और टाइम देना पढ़ाने का। ये जो तरीका होता है पढ़ाने का, इसको बोलते हैं आपका नया पैटर्न पढ़ाना, इसी को बोलते हैं पैटर्न, टीचिंग पैटर्न, नया कॉन्सेप्ट आना। अब देखते होंगे पहले क्या था, बचपन में हम लोग जो पढ़ते थे, सरकंडे होते थे और इंक होती थी ओमेगा की, और ऐसे कलम करते थे, उससे हम खाता बना के कापियों पे लिखते थे। आजकल के बच्चे तो पता नहीं अब लिखाते कि नहीं है। पहले तख्ती और कांच, जिसको चौक बोलते, चौक से बढ़िया लिख करके उसे चमकाया जाता था, उसे लिखा जाता था पटरी पे। ऐसे चीज़ों 90s के एरा के जो बच्चे हैं भाई, वो तो सब यही पढ़े हैं। अब आजकल के बच्चे बेचारे क्या जाने, स्लेट वगैरह तो बाद में लोग पाए, हमने तो भाई लकड़ी के पत्थर उसे पढ़ते थे। अब उस कहने का मतलब क्या है, पढ़ाई का पैटर्न चेंज हो गया, एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, ना कि सिलेबस चेंज हुआ है। इन सब चीज़ों को आप अफवाहों में मत फंसिएगा, ये बहुत चलता रहता है। आप अपने सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए। हाँ, अब पैटर्न चेंज होना भी चाहिए, पैटर्न चेंज नहीं होगा तो आप नया चीज़ सीखेंगे कैसे, बात यही होता है। तो अब जैसे दूसरा चीज़ है, टीचर का हमने बात किया कि अगर मान लीजिए पहले क्या होता था कि टीचर पढ़ा दिया फिर चले गए, अब बोला जाता नहीं, बच्चे पढ़ के आए और फिर पूछे कि गुरुजी ये चीज़ मुझे नहीं आता है, टीचर उसको बताए और समझाए। तो ये जो तरीका होने लग गया कि लेक्चर मेथड्स नहीं होना चाहिए, अब इवैल्यूएशन मेथड, ड्यूरिंग मेथड होना चाहिए, आफ्टर मेथड नहीं होना चाहिए, ये आपका बिफोर मेथड होना चाहिए। आप ये समझें कि मेथड क्या है भाई, पहले बच्चों से उनको बोलो कि आप ये चीज़ पढ़ो, घर पे पढ़ के आओ, फिर यहाँ पर बैठकर डिस्कशन करेंगे कौन सा चीज़ आपको समझ में नहीं आता है। जैसे आपने कभी काल देखे होंगे रोड किनारे, आप रोड किनारे जाते होंगे तो इन्वायरमेंट का मान लीजिए यहाँ पर कोई पेड़ लगा है, यहाँ पर कोई मान लीजिए पेड़ लगा है, या यहाँ पर कोई पेड़ लगा है, तो पूछेंगे भाई पेड़ क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो साउंड होता है, ध्वनि होता है, पोल्यूशन होता है, इसको ऑब्जर्वेशन करता है। तो ये पूछ लेगा, आपको दे देगा ऑब्जर्वेशन, या फिर पूछ लेगा कि या जो लाइटिंग होती है रोड से आप कभी चलते हैं उसको फ्लैश को रोकती है, आपको कई चीज़ें उसमें घुमा के पूछेगा, या 1 2 3 चारों सही हैं, या इसमें से 1 2 ही सही हैं। तो आपको बेसिक चीज़ जब पता होगा तो आप इसको भी बना लेंगे। तो आज इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते, थैंक यू वेरी मच।